तो ये लेसन 2 है आपका पर्यावरण और विकास। और इसमें सबसे पहले आपका दिया है कि प्रस्तावना जो इंट्रोडक्शन है कि विकास एक गतिशील प्रक्रिया है। जो विकास होता है ना वो गतिशील प्रक्रिया है। और विकास का अर्थ अगर आप देखिएगा तो मनुष्य के मानवीय, भौतिक, प्राकृतिक, आर्थिक संसाधनों के प्रभावकारी प्रयोग से बाजार की मांग और अन्य मानवीय ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, यही तो विकास है। यानी विकास का अर्थ के बारे में यहाँ बतलाया कि विकास हम लोग किसको समझते हैं। तो विकास का अर्थ यह है कि मनुष्य के जो मानवीय है या भौतिक या प्राकृतिक या आर्थिक संसाधनों के प्रभावकारी प्रयोग से बाजार की जो भी मांग है या अन्य मानवीय जो ज़रूरत हो उसको पूरा किया जा सके। सभी देशों में विकास की गतिविधियां चल रही हैं, सरकारी है या गैर सरकारी तथा व्यक्तिगत आर्थिक विकास हो। यानी कि विकास को यहाँ पर बता रहा है कि कई तरह के विकास हो सकते हैं, या तो सरकारी विकास भी हो सकता है या गैर सरकारी या व्यक्तिगत आर्थिक विकास या अपना विकास। यानी देखिए दो तरह का, एगो सरकारी बोला, एगो गैर सरकारी बोला, और एगो व्यक्तिगत यानी जो कि पर्सनल आर्थिक विकास हो सकता है। विकास कहीं लाभकारी है तो कहीं यह विकास घातक सिद्ध हो सकता है। यानी बताया गया है कि ये जो विकास जो है यानी एक तरह से जो डेवलपमेंट है ये कहीं कहीं पर एक तरह से लाभकारी सिद्ध होता है और कहीं कहीं पर एक तरह से ये घातक भी सिद्ध हो सकता है। विकास के लिए मनुष्य पर्यावरण का सहारा लेते हैं। यानी कि हम लोग अपना विकास के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पर्यावरण का सहारा लेते हैं। और प्रत्येक मनुष्य की आमदनी में वृद्धि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यानी कि देखो हम लोग अपने विकास के लिए पर्यावरण प्राकृतिक से सहारा लेते हैं और सहारा लेकर अपना तो विकास कर लेते हैं पर नुकसान कर दिए हम प्रकृति का। जैसे मानिए कि अगर आप धरती से क्या कर रहे हैं कि जल को मतलब कि जल का यूज़ करके कोई फैक्ट्री बैठा दी, तो आपने तो क्या किया कि अपना तो विकास कर लीजिएगा उस जल के माध्यम से जो भी आपका फैक्ट्री चले, बाकी नुकसान क्या होगा तो हमारे एक तरह से प्रकृति का हो जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि इसके साथ ही स्थानीय, क्षेत्रीय, देशीय या वैश्विक जीवन प्रति में ह्रास भी हुआ है। यानी यहाँ पे भी बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य की आमदनी में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है, यानी कि वृद्धि होने का। और इसके साथ साथ स्थानीय समझो या क्षेत्रीय या देशीय या वैश्विक जीवन प्रति में ह्रास भी हुआ है। विकास अस्थायी होना चाहिए, यानी विकास ऐसा हो कि वो परमानेंट हो, जिसमें संसाधन का नवीनीकरण सफलतापूर्वक किया जा सके। यानी कि संसाधन यानी कि जो संसाधन का मतलब क्या होता है, रिसोर्स, यानी जिसका उपयोग हमारे जीवन में, जिसका उपयोग हमारे जीवन के लिए है वो समझो कि वो संसाधन है। जिसका उपयोग हमारे जीवन में कोई चीज़ का नहीं है तो हमारे लिए संसाधन नहीं है। तो यहाँ बता रहे विकास अस्थायी होना चाहिए जिससे कि संसाधनों का नवीनीकरण सफलतापूर्वक किया जाए, यानी फिर से संसाधन को रीजनरेट कर सके। और ऐसा विकास जो संसाधन को समाप्त कर दे उसे कभी भी उचित नहीं माना जा सकता। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि तुम कह रहे हो कि हम विकास कर रहे हैं तो चलो अच्छा है, तुम विकास कर रहे हो तो विकास का मतलब ये होना चाहिए कि जिस चीज़ का आप यूज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ का भी आप यूज़ कर रहे हैं फिर से उसको रीजनरेट कर लो। जैसे पानी है तो उस पानी से तुम कुछ अगर बना रहे हो तो फिर से वापस रूप में ला दो, तुम्हारा भी काम हो जाए, फिर से पानी वो अपना जैसा रूप में है उस रूप में आ जाए। तो एक तरह से कहेंगे हाँ ये विकास। अब ये नहीं कि तुम अपने विकास के चक्कर में ये जो प्रकृति के संसाधन है इन्हीं का तुम कर दो नाश। और यहाँ बताया गया है कि नगरीकरण से परिवहन सेवाओं का विस्तार हुआ है। नगरीकरण यानी जहाँ पर नगर में ज़्यादातर लोगों का आकर बस जाना या एक तरह से जहाँ पर नगर जैसा निर्माण हो जाना, तो नगरीकरण से परिवहन सेवाओं का विस्तार हुआ। देखिए जैसे मान लीजिए ये हम लोग का इलाका है, यहाँ पर सारे लोग बिहार से या कहीं से आकर बस जाए तो इसका नगरीकरण हो गया। और इस नगरीकरण से क्या होगा, परिवहन मतलब जो यातायात का जो साधन है उसका क्या होगा, तो उसका विस्तार हुआ एवं औद्योगिकरण भी हुआ। और इससे क्या देखो अभी यहीं पर मान लेते हम लोग का जो इलाका है इस इलाके में बहुत कम लोग थे,
पर बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और कहीं कहीं से लोग आकर यहाँ बस जाए और बसने के बाद ये एगो नगर बन जाएगा। ठीक, इस नगर के बाद जब नगर बन जाएगा, बना भी है, और नगर बनने के कारण क्या हुआ कि अब यहाँ पर परिवहन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो यातायात के साधन है उनका भी देखो ज़बरदस्त एकदम, जब खोजो तब टोटो वोटो हर चीज़ मिल रहा है। पर उस टोटो वोटो से और भी तो नुकसान भी तो हो सकता है, या और भी जो परिवहन के साधन चाहे बस हो, कार हो, तो उनसे नुकसान भी तो है। यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि नगरीकरण से परिवहन सेवाओं का विस्तार हुआ एवं इसका औद्योगिकरण हुआ। इससे क्या होगा, अब सोचिए, नगरीकरण हुआ, परिवहन का विकास हो गया, पर उस परिवहन ने क्या किया था, यहाँ पर वायु प्रदूषण कर दिया। इतना ना, यहाँ पर अगर मानो जैसे कलकत्ता एक नगर, महानगर है, कलकत्ता एक महानगर बन गया है, वहाँ पर चलो बहुत सारी जनसंख्या भी है, उसके साथ साथ वहाँ पर परिवहन के साधन भी है, पर उस परिवहन के साधन के चलते वहाँ पर जाके देखिए जीना, वहाँ पर क्या क्या प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण, यानी कि वहाँ पर सांस लेना भी आपके लिए खतरा समझिए हो चुका है। तो वही बता रहे हैं कि वहाँ पर वायु प्रदूषण हो जाएगा, वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण है। यहाँ पर कितना शांति से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सो ले रहे हो। कलकत्ता में समझो कि जहाँ पर रोड के अगल बगल अगर किसी का घर होगा, या मानो रातों भर वहाँ पर आना जाना तो लगा ही रहेगा, कैसा वहाँ का जीवन होगा। ये कलकत्ता का ही नहीं, जहाँ पर भी महानगरी है, जहाँ भी नगर है, वहाँ की बात हो रहा है। भले विकास हो रहा है, बाकी विकास के साथ साथ कहा जाए तो जैसे बोले यहाँ पर नगरीकरण हुआ, नगरीकरण से क्या हुआ, परिवहन का विकास हुआ। बाकी परिवहन ने क्या किया कि आपको वायु को प्रदूषित कर दिया, ध्वनि प्रदूषण करवा दिया, जल को प्रदूषित कर दिया, और भी वृद्धि होती चली गई। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हाउस गैसों के दुष्प्रभाव से वायुमंडल के ताप में भी वृद्धि। अब सोचिए, ये वो ग्रीन हाउस गैस होता है जो वायुमंडल के तापमान को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो वही बता रहे कि जो ग्रीन हाउस गैस का भी दुष्प्रभाव से वायुमंडल के तापमान में क्या होने लगा, वृद्धि होने लगा। ये गर्मी जो अचानक बढ़ रहा है, काहे बढ़ रहा है, हम लोग जब छोटे थे तो समझो उस समय उतना गर्मी नहीं हुआ करता था। ठीक, हम लोग अक्टूबर में एक तरह से कहा, सितंबर में हम लोग ठंडा पोशाक पहनते थे। बाकी अभी तो नवंबर दिसंबर तक लड़का लोग को क्या ठंडे नहीं लग रहा ताकि। और इसके बाद ये भी देखने को मिलेगा कि तुम लोग का मानो कि जब आएगा जनरेशन, उस समय तुम लोग देखोगे, तुम भी का यही गीत गाओगे, या वो भी देखोगे कि हो सकता है कि जो ठंडा है वो ठंडा मात्र 10, 20 या 1 महीना नाम के खाली रह जाएगा। ऐसे तो सिस्टम है कि हर ठंडा 3 महीना कम से कम होना चाहिए, गर्मी भी 3 महीना होना चाहिए। बाकी देखते हैं तो क्या, अब तो 1 महीना 2 महीना हो गया तो काफ़ी। तो वही बता रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस के दुष्प्रभाव से वायुमंडल के तापमान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। और इससे वृद्धि होने से, ये वायुमंडल में वृद्धि होने से क्या हो रहा है कि जो भी हिमनद है, बर्फ़ वाली पहाड़ें हैं, मतलब बर्फ़ वाली जो नदियाँ, सॉरी हिमनद मतलब कि बर्फ़ वाली जो नदियाँ हैं, वो सभी पिघलने की संभावना लगी है, सब पिघलने की संभावना लगी है। और ऐसा हुआ तो समझिए क्या होगा, ऐसा होगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो उसके समीपवर्ती जितने भी क्षेत्र होंगे, जितने भी देश होंगे, जितने भी कोई जगह होगा, इस सभी लोग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सोचिए क्या खेला हो रहा है। और यहाँ पर समुद्री जल के तापमान में वृद्धि होने से समुद्री जीव जंतु भी तो प्रभावित होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई क्या हुआ, कुछ तो नहीं, सोचिए कहाँ से लेकर हम लोग खींच कर ले गया। बोला कि मान लीजिए आप जहाँ पर एगो नगर बना, क्या बना, नगरीकरण। तो नगरीकरण हम लोग के इस इलाके में हो गया, नगरीकरण यानी कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर बस गए। बसने से क्या हुआ, परिवहन की व्यवस्था हुआ, और परिवहन ज़्यादा हो गया, परिवहन की व्यवस्था ज़्यादा हो गया। और उस परिवहन की व्यवस्था ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, तो यहाँ पर वायु प्रदूषण, यहाँ ध्वनि प्रदूषण, यहाँ जल प्रदूषण। फिर बोल रहा है कि यहाँ पर ग्लोबल, मतलब यहाँ पर एगो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव भी देखने को मिला। और इस ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव का नहीं, वायुमंडल का तापमान बढ़ गया। और जब वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा तो जो भी हिम नदियाँ हैं, बर्फ़ वाली नदियाँ हैं, वो सब का जल वो सब पिघलेगी, और उनका जो जल है समुद्र में जाएगा। और समुद्र का जो तट है, तटीय क्षेत्र है, जो भी देश बसे होंगे, जो भी राज्य बसे होंगे, जो भी क्षेत्र बसे होंगे, सब समुद्र में जलमग्न हो जाएंगे, सब समा जाएंगे, खत्म, स्वाहा हो जाएगा। और इसके साथ साथ कहा जाए तो
उनका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। और समुद्री जल के अब हम लोग से चलो ठीक है वो लोग न चला गया, बाकी यहाँ पे एक और भी देखने को मिला, समुद्र का मानो कि जो वायुमंडल में तापमान बढ़ रहा है तो बर्फ़ तो पिघल रहा है, बर्फ़ वाली नदियाँ तो पिघल ही रही है, बर्फ़ वाला जल। साथ ही साथ कह रहे हैं कि समुद्र का जल का पानी का भी तो ताप बढ़ जा रहा है, समुद्र का जल है उसका भी ताप बढ़ जा रहा है, उसका ताप बढ़ने के चक्कर समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी खत्म, वो भी अपना जीवन दे दिए। अब हम लोग आ रहे हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक के बारे में पढ़ रहे हैं कि विकास को आखिर कौन कौन से सामाजिक जो कारक है जो आपको प्रभावित करते हैं। देखिए विकास कैसे होता है। विकास के लिए शिक्षा कारक का नाम पता है, कारक वही जो कारण पैदा करता है। शिक्षा हो गया, ये बेरोजगारी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सामाजिक सुरक्षा हो गया, बाल विवाह, बाल श्रम एवं सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य, ये सभी बताया गया है कि ये विकास को ये लोग प्रभावित करते हैं। विकास हमको लगता है कि को ये प्रभावित करेगा, पढ़ते तो पता चलेगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कहने का मतलब सामाजिक उसी कहा जाता है जो समाज में रहता है। हम लोग क्या है, समाज में रहते हैं, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, उसी तरह हम लोग भी अकेला रहना नहीं चाहते, हम लोग भी समाज में उठना बैठना, समाज के साथ रहना चाहते हैं। तो समाज से अलग रहकर वह अस्तित्वहीन हो जाएगा, यानी उसका कोनो जीवन ही नहीं रहेगा। सोचो ना, एक अकेला बंदा को कहा जाए कि भाई तू अकेला ही रहेगा, कहीं भी तू बस अकेला, घर में स्कूल में जा तो अकेले बैठना, हर जगह तुमको अकेला, फिर उसका जीवन क्या रह जाए। तो वही बता रहे हैं कि समाज से अलग रहकर मनुष्य का अस्तित्वहीन हो जाएगा, यानी उसका लक्ष्य। और सामाजिक कारण के अंतर्गत क्या क्या आया, तो सामाजिक कारक के अंतर्गत हमने शिक्षा को लिया, बेरोजगारी को लिया, ये कारक है। और हमने बाल विवाह, बाल श्रमिक, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्यों को शामिल किया। साधारणतः ऐसा देखा जाता है ना कि जहाँ भी अत्यधिक आर्थिक विकास हो, जहाँ भी ज़्यादा विकास होगा, हेलो, जहाँ भी अत्यधिक आर्थिक विकास हुआ वहाँ शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाता है। आर्थिक मतलब पैसा का बोला जाता है। जहाँ भी अत्यधिक आर्थिक विकास हो, जहाँ भी पैसा के मामले में तनी ज़्यादा विकास होगा वहाँ पर शिक्षा का स्तर अपने आप ही ऊंचा हो जाता है। जहाँ शिक्षा रहती है वहाँ स्वास्थ्य के प्रति जागृति एवं कम बेरोजगारी होती है। एक और बात बोला, जहाँ पर शिक्षा, हम लोग एक तरह से शिक्षित हो गए हैं, अब हम लोग शिक्षित हो गए हैं ना, तो हम लोग को भली भांति पता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे अपने हेल्थ को वेल्थ रखना चाहिए, हाँ अपने शरीर को कैसे मतलब कि अच्छा मेंटेन करना चाहिए, कैसे क्या खाएं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। शिक्षित है तभी हमको पता है, नहीं रहते तो जो मन सो खा के काम चला लेते। तो यहाँ बताया शिक्षा, जहाँ शिक्षा रहती है वहाँ स्वास्थ्य के प्रति जागृति तथा कम बेरोजगारी रहती है। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे ना तो आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। हाँ, मानो हम पढ़े लिखे, भले हमें मानो नौकरी नहीं हुआ, बाकी है तो अपना काम तो चला रहे हैं ना। अब वही अगर मानो अगर हम पढ़े लिखे नहीं रहते तो फिर समझ सकते। यहाँ बता रहे कि स्वास्थ्य और सुरक्षा की भावना का भी विकास होना आवश्यक है। यहाँ बोला कि साधारणतः देखा जाता है कि अत्यधिक आर्थिक विकास हुआ और वहाँ शिक्षा का ऊंचा स्तर हो जाएगा, और जहाँ शिक्षा रहती है वहाँ स्वास्थ्य के प्रति जागृति और कम बेरोजगारी देखने को मिलती है। बाल श्रमिक, बाल विवाह का भाव रहता है। एक और भी बात है, अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे, जहाँ पर शिक्षा रहेगा तो वहाँ पर बाल श्रमिक नहीं होगा, बचपन में किसी को खटाया नहीं जाएगा। अगर आप, और मानो हम पढ़े लिखे तो क्या लगता है हम अपने बच्चों को 14 साल से कम उम्र में खटाने को थोड़े भेज देंगे, या 18 साल से कम में कहेंगे ना वो पढ़ ले 18 साल तक, उसके बाद खटना ही ना खटना। तो वही बता रहे कि जब शिक्षा रहेगा तो बाल श्रमिक हो गया या बाल विवाह। जब अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तो क्या लगता है कि हम अपने बाल बच्चे को क्या 18 से कम उम्र में थोड़े शादी कर देंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे, हमको पता है कि हाँ 18 साल से पहले क्या हो सकता है, 18 साल के बाद क्या हो सकता है, किस समय मानो कि शादी विवाह करना उचित हो सकता है। ये सभी शिक्षा ही बतलाता है। अतः आर्थिक आधार को मजबूत करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि अपने आर्थिक आधार को मजबूत करना, तो उसके लिए शिक्षा, उसके लिए स्वास्थ्य और उसके लिए एक तरह से कहा जाए तो
सुरक्षा की भावना का विकास होना आवश्यक है और एक बेहतर शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित जनमानस ही सुदृढ़ आर्थिक संरचना का आधार है। यानी कि एक पढ़ा लिखा, शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा, सुरक्षित मतलब पूरा तरह से सुरक्षा वाला, और जनमानस और स्वस्थ मतलब जो पूरी तरह से फिट है, वही मानव एक तरह से कहा जाए तो आर्थिक संरचना कर सकता है, वही आर्थिक रूप से विकास कर सकता है। आप पढ़े लिखे हो, आप स्वस्थ हो और इसके साथ साथ आप सुरक्षित हो, जनमानस हो, तभी एक तरह से कहा जाए तो आर्थिक संरचना का ये आधार हो सकता है। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है हमारा शिक्षा, जिसको हम लोग एडुकेशन कह रहे हैं। सामान्य रूप से कोई भी देश जितना विकसित होगा वहाँ उतना ही अवसर और विकसित शिक्षा प्रणाली उपलब्ध होगी। यानी जो देश जितना ज़्यादा विकसित होगा, जो देश जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, तो वहाँ पर शिक्षा और बताया गया है कि वहाँ उतना ही अवसर और विकसित शिक्षा प्रणाली होगी। एक से एक अवसर आएंगे हर चीज़ का, काम धाम का, शिक्षा का, और वहाँ पर शिक्षा प्रणाली भी एक तरह से विकसित होने लगी। जब देश विकसित होगा तो समझिए कि एक तरह से कहा है शिक्षा भी विकसित होगी। शिक्षा की गुणवत्ता को दो प्रकार से मापा जा सकता है। शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको दो प्रकार से मापा जा सकता है। एक मापदंड शिक्षक और एक छात्रों का अनुपात। यानी कैसे पता चलता है कि असली में मतलब कि शिक्षा सही है कि नहीं। तो एक मापदंड क्या है, शिक्षक और छात्रों का अनुपात। जैसे ना यहाँ पर सुनने में आता, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे यहाँ पर अगर मानो कि जो सरकारी जो आंकड़ा हमको लगता है कि 35 छात्रों पर लगभग ऐसे कुछ डाटा है, मतलब लगभग मान लो कि मानने को बोले हैं, ठीक, इसलिए हम मानने को कि 35 छात्रों पर, छात्राओं पर मानो कि एक तरह से एक टीचर का होना ज़रूरी है। कितना बोले, 35 पर मान लीजिए एक, और आपके क्लास में समझिए कि 100 को मानो कि बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, और वहाँ पर टीचर की संख्या है एक। तो सोचिए बच्चा कि टीचर कितना पढ़ाई उस क्लास में अच्छा से होगा और कितने अच्छे से बच्चे वो लोग पढ़ेंगे। ये सरकारी आंकड़ा है, मान लीजिए तो कि हाँ कहीं पर एगो डाटा दिया गया कि हाँ मानते हैं कि 35 को क्या होना चाहिए, 35 पर एक, मतलब 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर करीब 100 को बच्चे हैं और टीचर है एक। वो तो ऐसे ही थक जाएगा, बच्चों तक पूरा सुनाई नहीं देगा, पढ़ाई भी नहीं, शिक्षा ऐसे ही उनकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। तो वही बता रहा है कि अगर एक मापदंड शिक्षक और छात्रों का अनुपात है, यदि एक शिक्षक के पास कम विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो विद्यार्थियों पर शिक्षक का ध्यान अधिक केंद्रित रहता है। जैसे आप हमारे पास पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि मानते हैं कि आपकी संख्या कम है, 7-8 जन है, लो एगो हम हैं, तो 7-8 जन पर हमें ज़्यादा फोकस करने, मतलब कि आप पर तनी ज़्यादा मेरा फोकस हो रहा है। समझ लो क्या बोल रहे हैं, आप पर हमारा तनी ज़्यादा फोकस हो रहा है। यहाँ खुद लिखा भी है कि यदि किसी शिक्षक के पास कम विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो विद्यार्थियों पर शिक्षक का ध्यान अधिक केंद्रित रहता है और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान भी किया जा सकता है। और वहीं दूसरा बताया गया है कि दूसरा भी एक और तरीका कि दूसरा मापदंड शिक्षितों का प्रतिशत, अर्थात वहाँ के लोगों में समझदारी के साथ लिखने पढ़ने की योग्यता। कैसे पता चलेगा कि कौन देश कितना विकसित है। देश को विकसित मतलब कि कौन देश कितना विकसित है, उसका हम दो तरीका बताएं। एक बताएं कि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो निकाल कर कि हाँ भाई आपके देश में कितना टीचर पर, मतलब कितने स्टूडेंट पर कितने टीचर हैं। जैसे मान लो हमारे यहाँ पर 35 पर एक टीचर का, मतलब 35 स्टूडेंट पर एक टीचर का होना सरकारी अगर डाटा हो तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर वही कोई दूसरा देश हो, दूसरा देश में कहते हैं कि ना 20 पर एक टीचर, तो हमारे से ज़्यादा तो वो निकल गया, वो तो और ज़्यादा फोकस करके पढ़ाएगा। तो ये चीज़ होता है। और दूसरा बताया गया है कि वहाँ के शिक्षकों में, यहाँ पर दूसरा जो मापदंड दिया गया है कि वहाँ के लोगों में समझदारी के साथ लिखने पढ़ने की योग्यता, कि आखिर यहाँ के लोगों में कितना समझदारी है पढ़ने और लिखने की योग्यता के अनुसार। विकसित देशों में शिक्षित व्यक्ति का प्रतिशत 99% है। जो भी विकसित देश हैं, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका, ठीक, अमेरिका विकसित देश है, डेवलपमेंट देश है, हम लोग अभी डेवलपिंग कर रहे हैं,
ठीक। तो एक तरह से जो भी विकसित देश है ना, वहाँ के लोग पढ़े लिखे 99% दिखा रहा है। जो पढ़ने लिखने के साथ साथ उसे समझ भी सकते हैं, यानी कि जो देश विकसित है, कैसे पहचानोगे कि अमेरिका विकसित है? तो वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का रेशियो होगा क्या, एक तरह से कम हो सकता है। कि हम मानो कि 20 पर एक टीचर दे दिया, एक टीचर 20 को पढ़ाएगा, ट्यूशन जैसा एकदम भरपूर पढ़ाएगा, मज़े से पढ़ाएगा, ठीक, जोश के साथ। वहीं पर कहा जाए तो आपका बोल रहा है कि नहीं, वहाँ पर परसेंटेज देखिए कितने लोग के पढ़े लिखे परसेंटेज है, तो वहाँ पर 99% अगर पढ़ा लिखा बंदा है तो इसका मतलब वो देश विकसित है। यहाँ पर हम लोग का भारत में अगर साक्षरता की दर देखोगे तो 74.04 है, 70.04%, यानी कि 100 में 74.04% लोग पढ़े लिखे। और बताया जाता है कि तो विकसित देशों में शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत 99% है, जो पढ़ने लिखने के साथ साथ उसे समझ भी सकते हैं। जबकि अल्पविकसित देश में जहाँ कम पढ़ा लिखा लोग हैं, वहाँ देशों में शिक्षितों का प्रतिशत बहुत ही कम, 30% ही होता है। सोचिए, जहाँ कम पढ़े लिखा वाला देश है, जो देश कम विकसित है, इसी से पता कर सकती हो। इनके यहाँ पर पढ़े लिखों की संख्या अमेरिका है, मान लेते हैं यहाँ पर कितना है 99%। ये एक देश है जहाँ पर सिर्फ 30% है, यानी कि जब शिक्षा नहीं तो ये विकसित नहीं। आपके यहाँ शिक्षा है तो आप विकसित है। सारा खेल शिक्षा करा रहा है, यानी पढ़ाई बहुत ज़रूरी। शिक्षा ही हमें गर्व के साथ समाज में जीने में सहायता करती है। कि और भी बात बोला, हम तो कई बार आपसे बोले हैं कि भले ही मानिए कि अगर आपके अंदर शिक्षा रहेगा ना, तो कहीं भी रहिएगा तो एकदम एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ रहिएगा, क्योंकि भीतर में आपकी कूट के भरा हुआ है शिक्षा, तनियों सा डरिएगा नहीं। और वहीं अच्छी और लाभकारी सरकारी नौकरियां प्राथमिक तौर पर बेहतर शिक्षितों को ही मिलता है। और एक और भी बात बोला है कि अगर आप शिक्षा ही हमें गर्व के साथ समाज में जीने में सहायता करती है। और अच्छी और लाभकारी सरकारी नौकरियां प्राथमिक तौर पर बेहतर शिक्षितों को मिलता है। जो अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं उन्हीं को सरकारी नौकरी या जो भी लाभकारी नौकरी है वो सब मिलता है, जिससे उनका सामाजिक मान मर्यादा बढ़ जाता है। मानो तुम अच्छे से पढ़े लिखे होते, तुम्हें मास्टर बन जाते, तुम सरकारी कोई मानो कि एक तरह से डॉक्टर बन जाते, तुम्हारा एगो अब मानो जो नहीं कहीं पर पढ़ा लिखा है, अब उसका दोनों में बहुत अंतर होता है। तुम्हें इज्जत के साथ लोग भाव देते हैं, मतलब जो भी एक तरह से इज्जत देते हैं, और उसका उतना इज्जत नहीं रहता है। सारा खेल शिक्षा ने कराए। तुम पढ़े लिखे तो तुम्हें पैसा भी तुमको तो मोटा मिलेगा, इज्जत भी तुमको ज़्यादा मिलेगा दूसरे की तुलना में। सुनिएगा, यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में दिया गया अगला। शिक्षा तो देख ले, शिक्षा ने क्या खेल रचा। अब स्वास्थ्य क्या करेगा, तो स्वास्थ्य के बारे में बताया गया कि स्वास्थ्य और विकास में बहुत गहरा संबंध है। विकसित देशों में जहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, जो देश विकसित होता है ना, वहाँ पर व्यक्ति का जो आय होता है, एक आदमी का जो इनकम बहुत हाई होता है। तो वही बता रहे, विकसित देशों में जहाँ प्रति व्यक्ति का आय अधिक होता है और उन्हें पौष्टिक भोजन की सुविधा, शुद्ध पेयजल की सुविधा, आवास, जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था रहती है। सोचिए, अमेरिका जैसा देश का बात बोल रहे हैं, मान लेते हैं। अब वहाँ पर व्यक्ति, यहाँ पर हम लोग एक शख्स हद से हद मानो कि दिन भर में खूब काम करेगा तो 600-500, और वहाँ पर समझिए एक व्यक्ति एक दिन में कितना वो छापता होगा। तो मानो कि जब वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो बता रहा है कि वह पौष्टिक भोजन की सुविधा प्राप्त होगा उसको। पौष्टिक, आपको फल फलहारी मिलता होगा भोजन में कि नहीं, वो हम ही को नहीं मिलता है। कहाँ पर, मानो दाल भात साग सब्जी खाए, बाकी वहाँ पर देखोगे जो फिल्मी दुनिया में दिखाता है कि मानो कि जो टेबल होता है उस पर फल फलहारी, दूध, पता नहीं और क्या क्या सब उस पर चीज़ होता है। तो ये सब पौष्टिक चीज़ है। तो वही बता रहा है कि जब आपके पास स्वास्थ्य और विकास में बहुत गहरा संबंध है, और विकसित देशों में कहा तो जहाँ प्रति व्यक्ति आय जो बताया गया है कि बहुत ही हाई होता है और उन्हें पौष्टिक भोजन की सुविधा मिलती है। अच्छा भोजन मिलेगा, जब पैसा अच्छा रहेगा तो भोजन अच्छा मिलेगा। शुद्ध पेयजल की सुविधा, तुम ये पानी पीते हो, सोचो लोग कौन पानी पीता होगा, एकदम फिल्टर वाला, क्या है कि पैसा है, उसके पास पैसा है,
और पैसा है तो वह ऐसे अपने जान को फोकट में लुटाएगा नहीं। यहीं पर देख सकते हो जिनका जब थोड़ा सा जिनका एस्टिमेट हाई है, जिनका हाई है, वो लोग क्या करते हैं कि ये सब पानी नहीं पीते हैं लोग, बिसलेरी फिल्टर वाला पानी, क्योंकि जानता है कि भाई हम तो पैसा कमा रहे हैं, जीवन रहेगा तभी ना आगे और जो भी कहा जाए। अब मानो हम उल्टा पुल्टा पानी पी ले या मानो कुछ अन्न सन खा ले तो बस जो भी है वो भी हमारा चला जाएगा। तो वही बता रहे हैं कि विकसित देशों में जहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, उन्हें पौष्टिक भोजन की सुविधा मिल जाती है, शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलती है, आवास तथा जल निकासी पर्याप्त व्यवस्था। वहाँ पर देखो कैसे, यहाँ पर थोड़ा सा पानी होता है तो हम लोग का निकासी हो ही नहीं पाता है। और विदेश में पूरा तरह से, क्योंकि वहाँ पर बता रहे पर व्यक्ति आय अच्छा है, पौष्टिक भोजन मिल रहा है, शुद्ध पेयजल की सुविधा है, आवास भी अच्छा, घर भी अच्छा है। साथ ही साथ कहा जाए तो वहाँ जल का निकासी, कभी इधर उधर जल रोड पर लग ही नहीं सकता, लगा भी तो उसका होगा ट्रेनिंग सिस्टम, बस 5-10 मिनट में खींच लिया सब पानी। और यहाँ पर वहाँ कुपोषण की समस्या और मृत्यु दर कम होती है। एक और भी बात बोला कि जो विकसित देश हैं जहाँ प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, वहाँ पर कुपोषण मतलब जो भोजन है वो अच्छा, मतलब कुपोषण मतलब समझिए, कु मतलब बुरा होता है, कु मतलब बुरा, पोषण मतलब भोजन, यानी जो भोजन आपके शरीर के लिए उतना फिट नहीं है, जो आपके शरीर के लिए स्वास्थ्यकर नहीं है, ऐसे को हम लोग कुपोषण कहते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि वहाँ पर जहाँ जो देश विकसित है वहाँ पर कुपोषण की, तो बताया गया है कि वहाँ पर कुपोषण की समस्या, मृत्यु दर बहुत कम रहती है। अब हमारे देश में कुपोषण की संख्या भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग मरते भी हैं, कुछ हो गया बस गए ऐसे ही। और वहीं दूसरी और विकासशील जो और अल्प विकसित देशों में जनसंख्या का जहाँ जनसंख्या घनी है, वहीं दूसरी और विकासशील विकसित देश है और अल्प विकसित देशों में जहाँ जनसंख्या घनी है वहाँ विकास दर भी कम है। ऐसे देशों में पौष्टिक भोजन की कमी। अब सोचिए, मान लीजिए कोई ऐसा देश है जो विकासशील है, अल्प विकसित देश है, और वहाँ जनसंख्या एकदम ठूस ठूस के भरा हुआ है, पूरा जनसंख्या भरा हुआ है, और वहाँ पर विकास का जो दर है वो दर बताया गया है कि रेट कम है। और ऐसे में क्या होगा कि जब जनसंख्या ज़्यादा है, विकास का दर बोले हम कम है, तो वहाँ पर भोजन, पौष्टिक भोजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। शुद्ध पेयजल का भी उपलब्धता नहीं होगा, अच्छा से पीने वाला जो जल चाहिए वो जल भी उनको नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जल निकास की समस्या भी देखो, हमेशा सब अपने पर ले सकते हो कि देखो हमारे यहाँ जल निकासी की क्या समस्या, निकलवे नहीं करता है पानी। और साथ ही साथ इन देशों के लोगों को बीमारी का शिकार होते रहते हैं और जिससे विकास दर बहुत कम रहता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भोजन से जुड़ी है, और यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या भोजन से जुड़ी है। भोजन अच्छा करोगे तो स्वस्थ बने रहोगे, भोजन अच्छा करोगे तो स्वस्थ बने रहोगे। और अल्प विकसित देशों में जब व्यक्ति बीमार पड़ता है ना, तो वहाँ अच्छा चिकित्सक और अस्पताल उपलब्ध नहीं। तो मानिए जो देश विकसित नहीं है, जो देश विकसित नहीं है, वहाँ पर कोई जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो अच्छा वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा, अच्छा वहाँ पर अस्पताल नहीं मिलेगा, क्योंकि इन देशों में उपचार क्रिया बहुत महंगी होती है। अब देश तो विकसित नहीं है और वहाँ पर उपचार कराने के लिए बहुत ज़्यादा तुमको पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे अपने आप को गाँव में ले लीजिए, गाँव में उतने डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में होंगे नहीं, और वहाँ पर एक बार जब कोई बीमार पड़ जाता होगा, सोचो उसका अच्छा इलाज करने के लिए कितना सारा पैसा खर्च करना पड़ता। वहीं शहर में आ जाइए, यहाँ पर एकदम पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर कहा जाए तो आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पैसा की तनी संख्या, मतलब जो पैसा तनी कम लगेगा उसकी तुलना में। और स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों की भी, और एक और भी बात बोला कि उपचार तो महंगा होगा ही गाँवों में या कहीं पर जो देश विकसित नहीं है। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो भी संसाधन है ना, स्वास्थ्य संसाधन, मानो कोनो एक तरह से कह सकते हैं, मानो को मतलब कोई एम्बुलेंस हो गया, कोई मानो एक तरह से कहा जाए तो कोई मशीन हो गया, वो मशीन वहाँ पर होगा ही नहीं। जैसे मानो आईसीयू है, आईसीयू में कोनो मशीन लगेगा, ऑक्सीजन ही का लगा, वहाँ पर ऑक्सीजन होबे नहीं करेगा। इसके चलते मतलब समझिए कि समस्या उत्पन्न हो सकती है। और प्रत्येक चिकित्सक को अनेक रोगियों की चिकित्सा, और एक और भी बात है, वहाँ पर बताया गया है कि एक डॉक्टर को बहुत सारे रोगियों का भी तो इलाज करना पड़ता है। कहाँ पर? जहाँ पर कम विकसित देश, मतलब जहाँ पर एक तरह से जो देश ज़्यादा विकसित नहीं है। अब विकसित क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर शिक्षा नहीं है।
1981 से ही एड्स नाम सुने होंगे, यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम जैसी भयंकर जानलेवा बीमारी से संपूर्ण विश्व ग्रसित और भयभीत है। एड्स जो रोग है और ये 1981 से ही पूरा ये जानलेवा बीमारी है और इससे बताया गया है कि पूरा विश्व मतलब एक तरह से ग्रसित है। और किसी भी व्यक्ति को एड्स तभी होता है जब वह HIV वायरस का वाहक हो, किसी के शरीर में HIV वायरस मिल जाए। HIV वायरस है, कोरोना वायरस आया था ना, तो उसी तरह से HIV वायरस अगर मिल गया तो समझिए उसको एड्स हो जाएगा। और यह विषाणु लैंगिक संपर्क मतलब क्या होता है, जब एक पुरुष बहुत सारी महिलाओं के साथ, एक महिलाएं बहुत सारे पुरुषों के साथ, ऐसे मतलब जो संबंध बिताते हैं लोग, तो ये HIV होगा तो एड्स होगा। बहुत ही खतरनाक बीमारी मतलब जो कह सकते। साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, तुम सोच रहे हो हम तो चलो बच गए, ऐसा बात नहीं। इसके साथ साथ बताया गया है कि संक्रमित सुई भी, अगर बाई चांस किसी एक आदमी को सुई दे दिए, ठीक, और वही सुई मानो उसके अंदर में कुछ वो रोग हो और वही सुई धागा किसी और को दे दिए, इससे भी हो सकता है। या मानो जब हम लोग कभी सेविंग कराने जाते हैं तो देख सकते हो ब्लेड का भी, एक आदमी का मानो किसी बना रहे हो सकता है उसको कुछ हुआ हो और वही वाला चीज़ मानो उसी ब्लेड से कटा उसका और उसी से धागा तुमको भी धागा बना दिया, उससे तुम्हारा भी कट गया, बदल दिया संक्रमण तुमको। तो इससे भी एक तरह से कहा जाए तो ये सभी एड्स फैलने के तरीके, ये सभी आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि जब पैसा दे रहे हो तो हम तो बोले तो आज के समय में सबसे बड़ा चीज़, अगर पैसा कमा रहे हो तो स्वास्थ्य पर ध्यान देना हो कि भाई शरीर एक मतलब जीवन तो एक ही बार मिलने वाला है और इसको कितना अच्छा से मेंटेन करके चलना है। और यहाँ पे भी बताया गया है कि लैंगिक संपर्क बताएं, संक्रमित सुई बताएं, इसके साथ साथ संक्रमित रक्तदान द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। यहाँ पर संक्रमित रक्तदान, मानो कोई रक्तदान दे रहा है कि भाई मेरा भी, हमको भी रक्त देना है, क्योंकि रक्तदान सबसे महान दान है। चलिए अच्छी बात है। बाकी उसी रक्तदान करते समय किसी व्यक्ति का जो खून होगा वो समझिए कि संक्रमित है। यहाँ पर बताया गया जैसे हमने बताया लैंगिक संपर्क, संक्रमित सुई और एक तरह से संक्रमित रक्तदान द्वारा भी स्वस्थ मतलब संक्रमित रक्तदान द्वारा जो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेगा, फिर उसका भी समझो कि शरीर में ये जो हम बोले रोग हो सकता है। और बताया 10 वर्ष के अंदर में ना HIV जो विषाणु है उससे संक्रमित 95% व्यक्तियों में एड्स रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी कि 10 वर्षों के अंदर ही HIV विषाणु द्वारा संक्रमित 95% व्यक्तियों में, जो व्यक्ति को मतलब कि HIV पाया गया, जिनके भी शरीर में HIV पाया गया है, 95% चांस है कि 10 साल के अंदर में उनको एड्स धरना है। और जैसे एड्स होगा पूरा धीरे धीरे मांसपेशियाँ क्षय होने लगी, दुबला पतला होकर सिस्टम से बाहर चले जाएंगे। और यहाँ बताया गया है कि HIV विषाणु द्वारा 95% व्यक्तियों में एड्स रोग उत्पन्न हो जाता है। यह बीमारी लाइलाज है, लाइलाज यानी कि कौन एक इलाज नहीं है। और बताया गया इसका कोई सटीक औषधि भी तो नहीं है, दवाइयों नहीं बना है, और सब बीमारियों का तनी है भी, इसका समझ लो, नहीं बोलेंगे। किंतु चिकित्सा तथा औषधि के प्रयोग से संक्रमित व्यक्ति को अधिक दिनों तक बस खाली बचा के रखा जाता है। चलो खींच कर ले चलो, जहाँ पर तुम 10 साल में मर जाते वहाँ पर तुमको 5 साल और दवाई के माध्यम से किसी और चीज़ से जो मतलब जो भी औषधि के से आगे बढ़ाया जाता है। ये नहीं कि तुमको बचाने वाला कोनो सिस्टम ही नहीं है। और 2000 ईस्वी तक पूरे विश्व में लगभग 24, पूरे विश्व का बात बोल रहे हैं, पूरे विश्व में 24 लाख से अधिक लोग एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से ग्रस्त हैं। 24 लाख पूरे विश्व में। और बताया गया इसी प्रकार 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पोलिया जैसी भयंकर बीमारी से संपूर्ण विश्व, 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनमें पोलिया, इसीलिए देखोगे तो पोलिया जैसी बीमारी एक तरह से संक्रमित हो चुके हैं। और इस रोग से टीकाकरण और पोलिया खुराक देकर बहुत हद तक, यानी पोलिया वाला तो टीकाकरण से ठीक हो रहा है, बाकी इसका मतलब इससे सफलता मिली भी है, बाकी एड्स वाला में अभी तक कुछ ऐसा जानकारी नहीं है।